नमस्कार, दर्शन सुधाकर .com पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक तिकरी मौजूद है जेआरएफ की। हिंदी साहित्य का मैं बात कर रहा हूं और हिंदी साहित्य से ये तीनों जेआरएफ उत्तीर्ण हैं और वर्तमान में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं। हमारे दाईं तरफ अभिषेक भैया हैं, कृष्णा अनुराग भैया हैं और सियाराम भैया हैं। तीनों से जानेंगे कि हिंदी साहित्य में उनकी क्या रणनीति हो, जिस तरह से बदलते पैटर्न पर परीक्षा का लगातार पैटर्न बदलता जा रहा है और हिंदी साहित्य के बच्चे ऐसा कौन सी रणनीति अपनाएं बदलते पैटर्न में, जो प्रश्न लगातार घुमावदार होते जा रहा है, उस पर क्या रणनीति हो। इसी मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अनुराग भैया से जानते हैं कि हिंदी साहित्य में नेट की परीक्षा में आप लोग सिलेबस आप लोगों को पता है, सब कुछ पता है, सीधे हम इनसे तैयारी की रणनीति के बारे में जानते हैं। काफ़ी अनुभवी हैं और अच्छा इन्होंने स्कोर भी किया था नीट की परीक्षा में। तो वर्तमान परिदृश्य पे अनुराग भैया बताइए, विद्यार्थियों को टिप्स दीजिए कि अब परीक्षा भले ही वस्तुनिष्ठ है, लेकिन यह गहराई की मांग करता है, यह गंभीर अध्ययन की मांग करता है। पहले जहां हम जैसे आप लोग भी परीक्षा दे रहे होंगे संभवतः, जैसे प्रेमचंद की रचनाओं को कालक्रम से याद कर लिया, रेणु की रचनाओं को कालक्रम से याद कर लिया, अज्ञे की रचनाओं को कालक्रम से याद कर लिया, द्विवेदी की रचनाओं को कालक्रम से याद हो गया। तो इस तरह से 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही आसानी से निकल जाते थे कि लेखकों को कालक्रम से याद कर लिया, कवियों को कालक्रम से याद कर लिया, उनकी रचनाओं को कालक्रम से याद कर लिया और 15-20 प्रश्न आपके इसी तरह सही हो जाते। आज स्थिति बदल गई है। आज लेखक की रचनाओं के भीतर से प्रश्न किए जा रहे हैं। जैसा कि पिछली बार आपने देखा होगा कि मुर्दहिया, जो तुलसीराम जी की आत्मकथा है, उसके भीतर से किस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे थे। ये नहीं पूछा जा रहा था कि मुर्दहिया किसकी रचना है या मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये इस तरह की जो पहले सतही सवाल आया करते थे, अब उस तरह से नहीं। अब उसमें संभवतः है कि अगली बार और पूछेंगे कि तुलसीराम की दादी का नाम क्या था, या तुलसीराम की दादी जो चमरिया माई की पूजा करती थी वो क्या, मतलब मेरा कहने का मतलब या कौन सी पंक्ति पहले आया। हाँ, इस तरह की पंक्तियां या इस तरह के ऐसे सवाल जब तक कि आप गंभीर अध्ययन न करेंगे, उससे नोट्स निकाल कर न बनाएंगे, तो अब वो पुराना जो पैटर्न है जिसमें कोचिंग वाले आपको कालक्रम की तैयारी करवा दे रहे हैं, रचना की तैयारी करवा दे रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। कि तैयारी करें, सबसे पहले कई बार सिलेबस को पढ़ें। जो कविता संग्रह लगे हुए हैं, जो उपन्यास लगे हुए हैं, मतलब सिलेबस में जो निबंध संग्रह लगे हुए हैं, इस प्रकार जितनी रचनाएं स्पष्ट रूप से उसमें लक्षित हैं, उन सबको तो आद्योपांत पढ़ ही जाना चाहिए। उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर तो ध्यान बिल्कुल आकृष्ट हो ही जाना चाहिए। उसके नोट्स तो बन ही जाने चाहिए। यह सबसे पहली मांग है नेट की आज के समय में। ना को अच्छे से जानने समझने के लिए साहित्य के कुछ किताबों का अध्ययन भी जरूरी होगा। आप क्या मानते हैं कि ऐसी जो है नेट की तैयारी के दौरान कौन कौन सी किताबें या कौन कौन सा नोट्स उपयोगी हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नेट ज़रा पास करने के लिए उसमें सील पर संवेदना को जानना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उसके फैक्ट को जानना ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सील पर संवेदना नहीं पूछता है, वो फैक्ट पूछता है, वो आपको पॉइंट टू द पॉइंट बात करता है। तो मेरा मानना है कि जो भी गद्य लगा हुआ है यूजीसी नेट के सिलेबस में, क्योंकि हमको इतना जो मालूम है कि जो भी लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले वो सिलेबस से ही परिचित होते हैं। इसलिए सिलेबस पर मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो उसमें पुस्तकें लगी हैं, चाहे वो गद्य का हो या गद्येतर हो, जो कविता पाठ के लगे हुए हैं, कुछ भाषा विज्ञान से लगे हुए हैं, हिंदी में भी। तो मेरा मानना है कि जब आप किसी गद्य को पढ़ते हैं तो गद्य को आप जितना मतलब कि नॉन सीरियस होकर पहले पढ़ा करते थे, या जितना आप ध्यान नहीं देते कि ये चीज़ें पूछने वाली नहीं है या पूछता ही नहीं है, तो अब आप बीते वर्षों के परीक्षा के क्वेश्चन और उसके प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हो गया होगा कि जो आपकी मान्यता थी कि ये प्रश्न यहाँ से नहीं पूछ सकता, ये पूछने लायक चीज़ ही नहीं है, वही सारी चीज़ वहाँ पूछ दी जाती है। क्योंकि वो गद्य से या किसी भी पठित जो भी पाठ उसमें लगा हुआ है, उस पाठ के वो भीतर जा करके पूछता है। क्योंकि अब हमको ही पता है कि अगर मान लीजिए गोदान उपन्यास की जब बात करें, या उसमें लगी हुई धरती धरना अपना सिलेबस में लगा हुआ उपन्यास जगदीश चंद्र का, या उसमें कृष्णा सोबती के उपन्यास लगे हुए हैं, या जो भी लेखिका हैं या लेखक हैं जिनके भी उपन्यास या गद्य रचनाएं उसमें लगी हुई हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप उस पर इतना गौर जरूर करें, एक पैटर्न बनाए पढ़ने का, कि एक कीवर्ड टाइप का हम लेकर, मतलब कि एक कीवर्ड हो, कि एक मतलब होता है चाबी वाला सब टाइप का, कि इस सबसे सारे ये वर्ड खुल सकते हैं, तो एक कीवर्ड ऐसा लीजिए और उसमें जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको डिनोट करिए, उसको हाईलाइटेड करिए कि यहाँ से ये एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसमें किन किन बातों पे ध्यान रखा जा सकता है या किन किन बातों पे ध्यान हमको रखना चाहिए। उन चीज़ों को आप नोट करिए और उन चीज़ों को आप अपने मतलब माइंड सेट कर लीजिए कि इन चीज़ों को हमको भूलना नहीं है, और एक अलग अलग चीज़ों से जोड़कर उसको रखें कि ताकि हमको याद रहे। कि मैं जैसे मान लीजिए कि आप कभी पढ़ रहे हैं तो किसी को आप कहानी की तरह पढ़ देते हैं, लेकिन उसको कहानी की तरह पढ़ना नहीं है, उसको आप उस दिन के किसी भी एक खास बस याद करें कि मैंने जब उनको पढ़ा तो मुझे अगर इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न यूजीसी पूछता है हम उनको जवाब दे सकें। क्योंकि अभी अनुराग सर ने जितनी सारी बातें कही आपको यूजीसी नेट की तैयारी को लेकर के, हमको नहीं लगता कि इसी तरह हम कुछ बोल पाएंगे। लेकिन मेरा यही मानना है कि जब भी आप गद्य को पढ़ें या उससे जुड़ी जो भी बुक हैं, जितने सारे मतलब उसमें पुस्तकें लगी हैं, और यही बात आप फर्स्ट पेपर में भी लागू होता है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो दो ऊपर से जो दो यूनिट है वो बहुत ही तगड़ा यूनिट है। उसमें आपको एक रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि ये दो चैप्टर जो ऊपर से लगा हुआ है, ये बहुत ही घुमावदार चैप्टर है। क्योंकि आप किसी भी पुस्तक से, हम तो बोलते हैं कि जितनी सारी मार्केट में पुस्तक अभी उपलब्ध है
उन चाहे वो KVS मदान की बात आप करते हो, KVS मदान की बुक अच्छा है, या अरिहंत की बात करते हैं, या प्रतियोगिता साहित्य चीज़ की बात है, एनीवन जो भी लोग छापते हैं इस पुस्तक को आप उस पुस्तक को पढ़ लीजिए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो चीज़ आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे इन चीज़ों में, वो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। वो वो इसलिए नहीं मिलेगा कि आप क्या होता है कि जिस स्टाइल से या जिस मतलब कि रॉ में या जैसे विधा से जैसे कर्म से अगर वो किताब में दिया हुआ है उसको तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसी चीज़ को वैसा हम नहीं वहाँ पाते, रहता वही है, लेकिन हम उस पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं और हम प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। चूँकि अभी अनुराग सर ने आपसे चर्चा की कि 2012 से लेकर के 2012 के बाद जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप पहले लिखित हुआ करते थे, तो ऑब्जेक्टिव के तो इसमें भी दूगो बदलाव हुआ। सर ने बीच में ऐसा मतलब अभी मान लीजिए 2012 से लेकर के 19 तक उसका पैटर्न था वन लाइनर का। वन लाइनर का आप क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें उल्टाइए, वन लाइनर का ऑप्शन था। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दे दिए कि प्रेमचंद में, यानी दे दिए कि प्रेमचंद के पात्र इसमें से कौन है। अब चार ये दे दिए कि प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र कौन है या प्रेमचंद के पात्र कौन है, जो भी है, तो प्रेमचंद की रचना में जो पात्र है उसमें से एक ही पात्र उनका रहेगा, बाकी 3 पात्र दूसरे से रहेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट ला दिए, अब मल्टीपल किए हैं। अब वो लिख देंगे कि प्रेमचंद की रचनाओं में कौन कौन पात्र इसमें से हैं 2-3 पात्र या नहीं है, उसमें से क्या करेंगे 5 को पात्र को रख देंगे, जिसमें से 2-3 को पात्र प्रेमचंद के रहेंगे, 2-3 को दूसरा करेगा। अब आपको A B C D, अब इसमें 3 ऑप्शन चुना है कि BC है कि CD है कि EF है। अब विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। अब अगर 2 पात्र आपको याद है, तीसरा पात्र आप नहीं जानते हैं, तो आपका प्रश्न ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या, इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा था कि जब आप पढ़ते हैं चीज़ों को, तो आप ये चीज़ में हमेशा याद रखिए कि मैंने जब प्रेमचंद को पढ़ा या उनकी रचनाओं को पढ़ा या छायावाद या किसी भी काल से हिंदी साहित्य के संपूर्ण पठित पाठ से जो लगा हुआ है सिलेबस में, उनको आपने जहाँ से पढ़ा, जिससे भी पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, नेट से पढ़े, विकीपीडिया जो भी है, बुक से पढ़े आप। अधिकतर लोग नेट का ही इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, कोई कोचिंग संस्थान से उनका इस्तेमाल करते हैं। बस आप इतना याद रखें कि उन चीज़ों में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जैसे पात्र है उसका वो किससे जुड़े हुए हैं, उसको वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके साथ क्या स्थिति है, कहाँ काम कर रहे थे, वो जो चीज़ें घटनाएं जो उसमें उद्धृत रहती है, उस घटना के मेन पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखें। हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, कितना भी आपको घुमा देगा, आप नहीं घूमेंगे, लेकिन उन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। अभिषेक भैया से मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से ऐसा रणनीति अपनाया जाए नए पैटर्न पे, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि दोनों ने अपनी बात को काफ़ी शानदार तरीके से रखा। नए पैटर्न पर विद्यार्थी क्या करें जो उनका JRF में चयन हो? जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मौका दिया अपने चैनल में मुझे बोलने का। देखिए, नए पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले विद्यार्थियों को उस क्षेत्र को अपने अनुसार चुनना चाहिए जिस क्षेत्र में उनको रुचि हो, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, है ना? लेकिन मैं अगर स्टार्ट करने की बात करूँगा तो सबसे पहले जो छोटी चीज़ें हैं जैसे कि कहानी, तो कहानी को मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, कम समय में पढ़ सकता हूँ और उसे जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसको मैं अच्छे से अंडरलाइन करूँगा, लिखूँगा, नोट बनाऊँगा, वो जल्दी तैयार भी हो जाएगा। उसके बाद आप निबंध पकड़ लीजिए, निबंध भी उपन्यास से थोड़ी बड़ी हो सकती है, कहानी से थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो धीरे-धीरे मैं चाहूँगा कि नीचे से ऊपर की जाऊँ, ताकि रुचि भी बनी रहे और धीरे-धीरे मेरी तैयारी होती रहे और बेहतर तरीके से तैयारी होती रहे। और धीरे-धीरे इसी तरह कहानी से निबंध, निबंध से नाटक, नाटक से उपन्यास, जो भी आपको जिस उपन्यास में रुचि हो, तो उस उपन्यास को पढ़िए। पीजी के दौरान ही हम लोग बहुत सारे उपन्यासों को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसी को उठाएँ। और हम लोग का सिलेबस जो है नेट वाला, वो लगभग पीजी का ही सिलेबस है। तो मैं विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि आपको प्राध्यापक बनना है, इसलिए आप इस क्षेत्र में आए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको जिस विधा में रुचि हो, चाहे कहानी में हो, निबंध में हो, उपन्यास में हो, नाटक में हो या अन्य विधाएँ भी हैं, जैसे जीवनी, है ना? जिस विधा में भी हो, पहले वहाँ से आप प्रारंभ कीजिए और अपने अनुसार एक नोट्स बनाइए। ये नोट्स बनाना अच्छा होता है। आप भी बनाए थे? हाँ, हम भी बनाए थे और क्योंकि अगर आप देखिए, होता ये है कि अगर आप किसी का लिखा हुआ नोट्स लेते हैं, तो वो आपको उतनी समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो अपने अनुसार बनाया होता है। तो आप अगर बनाते हैं, तो आप भी कुछ-कुछ नया-नया उसमें भी खोज लेते हैं कि हाँ, जैसा कि अभी का पैटर्न है, तो अभी तो बिना पूरा बुक पढ़े, है कि नहीं? आप अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि मुर्दहिया के लेकर हमारे मित्रों ने बात किया या अन्य कहानियों या उपन्यासों को लेकर आज सारा चीज़ अंदर से ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ रही है, तो सबसे पहले आप छोटी चीज़ों को पकड़ें ताकि आपको जल्दी कमांड हो। धीरे-धीरे हर विषय पे कमांड हो, तो ये बेहतर रहेगा और इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं और आपकी रुचि बरकरार रहेगी। हमारे तीनों JRF को आपने गौर से सुना। तीनों के बातों का सार अगर निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि इनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदी साहित्य के बेसिक समझ को पहले आप एकदम विकसित कर लीजिए। उसके बाद नेट के सिलेबस में जितनी भी रचनाएँ हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए और अपने से नोट्स बनाइए। और उसके बाद जो पिछले साल के प्रश्न हैं उसको पूरे गंभीरता के साथ देखिए कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है। पिछले 3-4 साल के प्रश्न को अगर देख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही पेपर 1 को पूरी गंभीरता के साथ पढ़ें क्योंकि पेपर 1 के बिना रिजल्ट JRF होना काफ़ी मुश्किल है। साथ में भी बोलिए कि हाँ। पेपर 1 के मतलब
जो भी प्रकाशक जिस भी प्रकाशक को पढ़ते हैं, हाँ। मैंने 3-4 पुस्तकों के नाम लिए। सियाराम भैया बता रहे थे कि जो पेपर वन यानी कि जो किताब है, कोई भी किताब पूर्ण नहीं है और जिस भी प्रकाशन का आप किताब लेते हैं वो आपको हेल्प करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं। आपका जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वही आपका काम देगा और आप वो पिछले साल के प्रश्न से समझ सकते हैं। कोई भी किताब है उसमें समझ के पढ़िएगा तो हाँ, आपको ज़्यादा प्रश्नों फायदा को होगा इस चीज़ से। समझकर, अवधारणाओं को समझकर अगर पढ़ेंगे। मैं किसी पुस्तक हाँ। को खराब नहीं कह रहा हूँ, कोई पुस्तक खराब होती है, आपकी समझ कितनी विकसित है वो पुस्तक से पता चलता है। अगर आप बैक ईयर का जितने सारे क्वेश्चन है, जैसे यूथ प्रकाशन का आता है फर्स्ट पेपर का, जो बिल्कुल आपको वो Current, मतलब हाँ। कहाँ करंट जो क्वेश्चन जो बीते आया। वर्ष जो एग्जाम हुआ है या बीते महीना में जो हुआ है उसको सारा वो संग्रह करके देता है आपको। वो सबसे और सटीक उसको पढ़ने के बाद आप चाहे केवीएस मदान हो, चाहे प्रतियोगिता सीरीज या चाहे अड़ियंत, जिसकी भी पुस्तक आप पढ़ते हैं उसको पढ़ करके उस दृष्टि से आप उसको समझिए, उसमें चीज़ों को खोजिए अच्छा, कि क्या ये पैसा वो उस जो टॉपिक को ही जाके सीधे हाँ, खोजिए। उसमें खोजिए जाकर के कि जो यहाँ पूछा गया क्या ऐसा इसका उत्तर क्या उसमें मिल रहा है हमको? मिले तो आप खोज के उसको वहाँ से नोट करके वहाँ पर हाइलाइटर लगा के तब पढ़िए कि ये चीज़ें पढ़ने लायक है। तो किसी भी तीनों प्रकार से। तीनों की बातों को आपने देखा, समझा, सुना और इनकी रणनीति को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और तभी ये इंटरव्यू जो है करना सार्थक रहेगा। धन्यवाद।